हाँ मैम, तो कैसा रहा पेपर? हाँ, पेपर ठीक था, अच्छा था, हाँ। बट ईज़ी नहीं था, बट सही था। ऐसा तो कुछ नहीं था, मतलब सब स्टैटिक करंट सब प्रॉपर। पेपर का ठीक लगा था, मल्टी पार्ट से काफ़ी। जी। हर क्वेश्चन में 10 नंबर के अंदर भी कई पार्ट से, और कई बार ऐसा लग रहा था कि पॉइंट्स ज़्यादा हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं ऐसे। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट था, हाँ। मिनट्स था, वो तो 2023 ईयर था। अच्छा अच्छा। हाँ मैम, तो कैसा रहा पेपर? हाँ, पेपर ठीक था, अच्छा था, हाँ। बट ईज़ी नहीं था, बट सही था। जी नहीं था। हाँ, ईज़ी नहीं था पेपर। तो इसके लिए पेपर 3 के लिए कैसी आपकी रणनीति है? पेपर 3 में करंट का पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, जी। और जैसे उसके जो सब्जेक्ट और सिलेबस में है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है, जी। तो उसके जो भी इम्पैक्टफुल पार्ट है ना, वो इसमें बहुत पूछे गए हैं, और जो कि आज के टाइम में है भी, उसी से रिलेटेड आया था लगभग। जी। अच्छा, कौन सा पोर्शन ऐसा लग रहा था आपको कि ज़्यादा डाउट? साइंस एंड टेक, इकोनॉमी का पोर्शन तो मैनेजेबल था, जी। और मतलब लगभग सही आया था। कुछ डायरेक्ट जो कीवर्ड वाले थे, उनमें थोड़ा बहुत हो सकता है, सामने से नहीं था, लेंदी था थोड़ा, बट मैनेज होने लायक था। अच्छा, तो इसके लिए पेपर 3 के लिए जो रणनीति आपकी थी, जैसे करंट की, तो इसके लिए कैसे आप मैनेज करते करंट अफेयर के लिए मतलब आप बहुत सारे रिसोर्सेज ले सकते हैं, जैसे मैंने विज़न आईएएस की मेंस 365 है, जी, जी। या करंट अफेयर के लिए यूट्यूब पे कोई आर्टिकल देख लिया, जी। या गूगल करके आर्टिकल एडिटोरियल वगैरह पढ़ लिए। जो टॉपिक्स लाइमलाइट में हैं, उन टॉपिक्स से रिलेटेड आया है, काफ़ी आया है। जैसे अगर डेटा वगैरह है तो उससे आया है क्वेश्चन, और जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड मार्केट में चल रहा है उससे क्वेश्चन आया है, तो आप उस हिसाब से एडिटोरियल वगैरह और करंट अफेयर के लिए मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, तो पेपर को आपने देखा तो सबसे पहले आपको कौन सा पोर्शन करने में ऐसा लगा कि इसको हमें करना चाहिए? एक्चुअली जो मेरा मेथड है जी। वो तो मतलब मैं डायरेक्ट सीधा करती हूँ। जी। तो मैं जैसे 11 to 20 मुझे करने हैं, या जी। 1 to 10 करने हैं, तो मुझे करते ही जाना होता है, तो जी। मतलब ठीक होता है, मैं करती चली जाती हूँ। बाकी मतलब कोई किसी का पोर्शन अगर इकोनॉमी में प्रॉब्लम है तो वो इकोनॉमी में अटक सकता है, अगर जी। उसे साइंस एंड टेक में प्रॉब्लम है तो वहाँ अटक सकता है, क्योंकि डायरेक्टली डेटा प्रोटेक्शन लॉ के वो पूछे हुए थे, प्रावधान पूछे हुए थे, तो उसमें आप बना के नहीं लिख सकते हो, स्किप नहीं कर सकते हो। जी। तो उस टाइप के क्वेश्चन में लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अगर किसी ने करंट अफेयर को ठीक से पढ़ा है ना, तो आराम से मैनेज हो अच्छा, जाता है। साइंस एंड टेक के जो सवाल हैं जी। वो करंट से आधारित थे कि जी, करंट ओरिएंटेड, वो मोस्टली ऑल द टाइम करंट ओरिएंटेड रहते हैं। जी। मैंने भी स्टैटिक से ज़्यादा करंट को फोकस किया, और करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आए थे। अच्छा, जी। तो इसके कितने क्वेश्चन थे साइंस टेक के? साइंस एंड टेक के भी मैं काउंट कर रही थी, इसमें लगभग इक्वली जितने भी सब्जेक्ट हैं, 4 से 5 सब्जेक्ट हैं, हाँ, हाँ। 5 से 6 सब्जेक्ट, जो मतलब 5-5 क्वेश्चन लगभग, या 6-6 क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं इसमें। अच्छा, सबको किस बैलेंस कर हाँ, बैलेंस, ये जीएस 3 में थोड़ा बैलेंस रहता है। इकोनॉमी, साइंस एंड टेक का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट आराम से सही अच्छा, से। इकोनॉमी के जो सवाल पूछे गए वो कैसे लगे आपको? करंट से ज़्यादातर? इकोनॉमी के सवाल तो हाँ, करंट्स ओरिएंटेड थे, जी। बट काफ़ी अच्छे थे, बेसिक से पूछे हुए थे, अगर बफर स्टॉक वगैरह है, जी। और जो भी बहुत सारे कुछ अभी एक श्रम संहिता से पूछा था, हाँ। वो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे, चारों कानूनों को मिला के एक कर दिया गया था, तो उस टाइप की चीज़ें। अच्छा, पिछली बार का जो पेपर था उससे क्या इसमें ट्रेंड देखा है आपने नया? पिछली बार के पेपर से ये ट्रेंड देखा है कि मतलब GS3 का जो पेपर होता है, बाकी दोनों पेपर के पीछे ये हार्ड था, जी। और जैसा कि GS3 हार्ड होता भी है हर साल लगभग, जी। क्वेश्चंस इसके अनएक्सपेक्टेड होते हैं, बट मैंने ये देखा कि मुझे ऐसा कुछ नया नहीं लगा जिससे मैं डरूं। अगर रिवीजन नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट पेपर सही था। अच्छा, तो मैम बहुत सारे बच्चे नए भी आपको देखेंगे, पुराने देख चुके हैं, तो क्या कौन सा आपका अटेम्प्ट था ये? मेरा तो मतलब ये मेरा फर्स्ट मेंस है, अटेम्प्ट मेरा 5th। अच्छा, फर्स्ट मेंस है। तो फर्स्ट मेंस जैसे आपने दिया, बहुत सारे बच्चे पहली बार जब आते हैं तो क्या-क्या ध्यान देना चाहिए? कैसे आपने उसको? मुझे लगता है हाँ। बेसिक कॉन्सेप्ट, जी। NCERT, अपना फाउंडेशन 1 से 2 साल स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जी। किसी के भी थ्रू करें आप, जी। उस पे ध्यान दीजिए, और डेली करंट अफेयर के लिए किसी भी चीज़ को फोकस कर लीजिए जो ऑथेंटिक हो, और जिसमें यूपीएससी के अकॉर्डिंग दिया जा रहा हो, आप उसे लगातार फॉलो करें 1-2 साल तक, तो वो अच्छा। एक तरह तैयारी। एनसीईआरटी के पढ़े बगैर भी जी, अब जी, संभव बिल्कुल, है? बिल्कुल, मैं तो मानती हूँ, जी। जैसे मेरे कुछ पोर्शन अच्छे हैं, जिनके लिए मैंने NCERT कभी नहीं पढ़ी। हाँ।
और कुछ पोर्शन अगर मेरे वीक है जो मुझे लगता है उनके लिए मैंने एनसीईआरटी को प्रेफर किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कोचिंग से या एनसीईआरटी से ही सिलेक्शन ले सकते हैं हाँ। या प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। मुझे लगता है जो भी आपका पोर्शन वीक है उससे रिलेटेड आपको पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी। जी, अगर आपका नहीं है, अगर आप यूपीएससी के सिलेबस के जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, अगर आप लक्ष्मीकांत वगैरह ईजिली पढ़ सकते हो तो आपको पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लगता है कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहिए और वो लोगों कंपल्सरी? का मतलब मुझे लगता है जैसे इकोनॉमी वगैरह है, पॉलिटी है, साइंस एंड टेक तो करंट ओरिएंटेड रहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट बस होने चाहिए। तो ज्योग्राफी है, अगर किसी का मैपिंग वगैरह पोर्शन कमज़ोर है तो वो 6 से लेकर 12 तक का पढ़ सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों का मतलब जो लगता है लोगों को हार्ड है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, तो उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, साइंस एंड टेक के लिए कोई स्पेशल जो किताब हो जो पढ़ी हो आपने, जैसे कि करंट जी, का तो आप डेली मुझे लगता है जैसे मेरा खुद का मतलब मैं मानती हूँ, हाँ। मैंने थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से पढ़ा है जहाँ भी मुझे डाउट हुआ है। हाँ। अदरवाइज़ अभी जो ट्रेंड चल रहा है, हाँ। मैंने 70 to 80% करंट अफेयर पे ध्यान दिया है और शायद ही आज जिसने भी पेपर दिया होगा उसमें से कोई ऐसा स्टैटिक क्वेश्चन नहीं आता, पूरा करंट ओरिएंटेड कौन आता सा है। ऐसा सवाल था साइंस एंड टेक का जो ज़्यादातर आपको ऐसा हाईलाइट लग रहा हो अभी के मुद्दों से? मतलब मुझे हाईलाइट तो नहीं लगा क्योंकि कुछ भी अनटच नहीं था मेरा, हाँ। पढ़ा हुआ था, सब लगभग पढ़ा हुआ था, तो मतलब सब मैनेज हो पढ़ा रहा हुआ था। जी, जी, मैनेज हो रहा था। सभी पोर्शन में से ऐसा कोई ऐसा सवाल हो जो आपने देखा भी नहीं हो, पढ़ा भी नहीं हो, ऐसा कौन सा? मतलब एग्जैक्ट जैसे श्रम संहिताओं से क्वेश्चन आया था तो वो एग्जैक्ट उसके मुझे पॉइंट्स याद नहीं थे, जी। बट मैंने जब पढ़ा था, कुछ टाइम पहले पढ़ा था, मैंने वहाँ से रिलेट करके उसके गुण और दोष पूछे थे, तो वो मेरे से मैनेज हो गए थे। टाइम मैनेजमेंट की बात करें इसमें तो कैसे कोई ऐसा कोई छोड़ क्वेश्चन ऐसा है था कि जिसको आपको लग रहा था इसको जल्दी जल्दी कर देते छोड़? मेरा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा ठीक है, जी। मेरा 5 मिनट पहले पेपर कंप्लीट हो जाता है, अच्छा। तो मतलब मैं वॉच के अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन पे टाइम देती हुई चलती हूँ, देखती हुई, हाँ। उसी के हिसाब से टाइम मैनेज करती हूँ, तो मैं पेपर टाइम होने से पहले मैं पेपर कंप्लीट कर लेती हूँ। जी, अच्छा, तो हर क्या? पेपर पे मैं इक्वली क्वेश्चन पे इक्वली टाइम देती हूँ। अच्छा। कहीं मुझे लगता है किसी क्वेश्चन में अगर मेरे मिनट ज़्यादा हो रहे हैं तो मैं अगले क्वेश्चन में उसको मैनेज कर लेती हूँ, उसके बाद मेरा टाइम बराबर चलता है। जी। अच्छा, तो सी सेट के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सी सेट के लिए तो मैंने जैसा बताया था कि जो सिलेबस है उसके जो टॉपिक्स है जी। उनको आप पर्टिकुलरली कवर कीजिए, जहाँ से भी आपको लगता है, मोस्टली यूट्यूब पे मिल जाएंगे, किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है, और आप कहीं से भी फॉलो करके एक एक टॉपिक को तैयार कर सकते हैं, आप PYQ को देख सकते हैं। कॉम्प्रहेंशन वगैरह के लिए आप PYQ को ही देखें, वो ज़्यादा बेटर है। मैसेज क्या कर रहेगा आपका? मैसेज कुछ नहीं है, मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस स्टार्टिंग से इसकी तैयारी कीजिए। अगर 1-2 साल का टाइम है तो उसमें प्रॉपर इसी तरीके से तैयारी कीजिए कि प्रीलिम्स और मेंस अलग नहीं होना चाहिए। आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी हेल्प करेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी इससे रिलेटेड, और मतलब एक ही बार में सब कुछ हो जाना चाहिए। जी, ऑल द बेस्ट। ओके। पेपर का ठीक लगा था, मल्टी पार्ट से काफ़ी, हर क्वेश्चन में 10 नंबर के अंदर भी कई पार्ट्स थे, और कई बार ऐसे लग रहा था कि पॉइंट्स ज़्यादा हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे ऐसे। अच्छा, ये है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा तीसरा अटैम्प्ट है, मेंस? मेंस पहला है। मेंस पहला है। अच्छा, तो ये बताइए कि इसके लिए जो पेपर है पिछले सालों के पेपर से क्या इसमें ट्रेंड देखा है, बदलाव देखा है? कई जो कुछ क्वेश्चन है स्टैटिक है वो हमेशा ही आते हैं, जी। जैसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग था, फूड इन्फ्लेशन था, वो आना था कि जो नया बिल पास होता है हमेशा, अभी डिजिटल प्रोटेक्शन बिल जो था वो आया ही है ऐसे। उसके अलावा एग्रीकल्चर जो थीम है, हमेशा एग्रीकल्चर से क्वेश्चन 2 या 3 आते ही आते हैं, फिक्स है वो, इस बार भी आए हैं। और बाकी कुछ जो थीम है जैसे साइंस एंड टेक है उसमें थोड़ी वेरिएशन भी है कि कई बार इस बार एस्टेरॉयड का सवाल आ गया। हाँ। बाकी ऑल ओवर ठीक था पेपर, ऐसे मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब प्रेडिक्टेबल सा लगा ऐसे। अच्छा। करंट का कितना वेटेज था पूरा करंट? करंट का मतलब ज़्यादा ही लगा लो, करंट तो हर जगह ही है, इकनॉमी में कुछ ना कुछ तो आपको सब्सटेंशिएट करने के लिए तो करंट तो लिखना ही पड़ेगा, अच्छा। ऐसा है। तो इसके लिए आपका क्या रणनीति थी, जैसे पेपर 3 के लिए कैसे आपने कवर किया? इसके अंदर पहले तो मेरे जो खुद के नोट्स है हर सब्जेक्ट के, ऐसे इकोनॉमिक्स के लिए मैंने इकोनॉमिक सर्वे और जो मैगज़ीन आती है इस कंपाइलेशन था वो देखा मैंने। बाकी इसमें छोटे छोटे सब्जेक्ट जाता है, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, साइंस सेंटर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। GS2 के लिए जैसे नहीं है, इसमें हर सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक तो आपका हैंड रिटन खुद का होना चाहिए, कंपाइलेशन 15-15, 20-20 पेजेस का हर सब्जेक्ट का। जैसा आपने किया? हाँ, वो किया है ऐसे।
जब क्या मैसेज रहेगा एस्पिरेंट के लिए, क्या कहना चाहेंगे? तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में मेंस भी लिखेंगे, भी तैयारी करने वाले, क्या कहना है? इसमें यही है कि मेन तो जो करंट है, करंट रिलेटेड और PYQ एनालिसिस, जी PYQ एनालिसिस ही सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा आंसर राइटिंग जो करनी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पेपर अच्छा था, इजी था काफ़ी। इजी था। अच्छा तो कौन सा अटेम्प्ट था मैम आप थोड़ा सा? सेकंड सेकंड अटेम्प्ट था। तो ये करंट से क्या टॉपिक कैसे रहेगी? डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया था, हाँ। मिलिट्स था, वो तो 2023 ईयर था। अच्छा तो क्या कैसा लेवल कह सकते हैं एग्ज़ाम का? पिछले सालों से क्या अंतर देखते हैं? काफ़ी सही था, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं थे। जी। इट वाज एक्सपेक्टेड वैसा ही। अच्छा तो मेंस आपका कौन सा है? सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड मेंस। हाँ। अच्छा। थर्ड अटेम्प्ट सेकंड में। अच्छा। तो मैम प्री बहुत वो होता है, प्री की कैसे तैयारी की और कैसे निकाला? PYQs इज द मेन। PYQ या और इसके लिए CSET के लिए? PYQs दोनों के लिए PYQs, मेंस के लिए भी PYQs। आई गेस इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा आंसर राइटिंग के लिए कैसे आपने तैयारी की, कोचिंग या सेल्फ? सेल्फ। क्या मैसेज रहेगा एस्पिरेंट के लिए? PYQs आर मस्ट, सी PYQs, यू विल नो योर लेवल अच्छा एंड उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लीजिए। सही था, काफ़ी इजी था। बाकी तो ठीक था, मतलब जैसा होता ही है GS3 का, तो वैसे ही। अच्छा। तो ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट। मेंस सेकेंड सेकंड। अच्छा तो क्या बदलाव देखा है पिछली बार से? पेपर में, हाँ जी। मतलब देखो वो तो है उसी लाइन पर ही, मगर अगर जैसे GS पेपर 2 की बात करूं जी। तो वो मुझे लगा कि हाँ काफ़ी थोड़ा इस बार डिफ़िकल्ट था पिछली बार से। मतलब कुछ क्वेश्चंस थे स्पेसिफिक जो मुझे लगता है कि काफ़ी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए UPSC में। हाँ। बाकी GS3 तो उन्हीं लाइंस पर था जिस लाइन पर, मतलब एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही था। अच्छा तो ये बताइए कि इसमें जो अलग अलग इसके पार्ट होते हैं, कौन सा ज़्यादा पोर्शन पूछा गया इसमें? इसमें मुझे लगता है कि वही जो बैलेंस जो हमेशा UPSC का जो अप्रोच रहता है कि कम से एटलीस्ट 50 मार्क्स का सिक्योरिटी पूछता है, वो इंटरनल सिक्योरिटी पूछता है, और इकोनॉमी भी इतने ही मार्क्स का होता है। तो वही जो बैलेंस, मतलब जो पैटर्न है वो तो सेम ही है, जितने क्वेश्चन वो पूछता है वो सेम ही है, मगर सब पार्ट्स मुझे लगता है कि कई क्वेश्चंस में ज़्यादा थे, जैसे 15 मार्कर्स में कहीं बहुत ज़्यादा थे सब पार्ट्स। अच्छा। तो उन सबको एड्रेस करना, फिर उस पर जाना, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है पेपर कंप्लीट करना। जैसे लास्ट ईयर, मतलब जब मैंने लास्ट से अपना मेंस लिखा था तब मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था GS। एटलीस्ट मेरे 3-4 क्वेश्चन छूट गए थे बिल्कुल, मैंने जिनमें कुछ भी नहीं लिखा। अच्छा। अगर इस बार मैंने किया फोकस उस पर कि पेपर कंप्लीशन में हो गया पेपर। ये क्या अप्रोच थी सर, जैसे कि प्री के लिए बहुत खासकर बच्चों के लिए प्री नहीं हो पाता तो? देखिए मैंने अभी तक जो है 3 बार अटेम्प्ट दिया है, जी। और मेरा प्रीलिम्स में तीनों बार जो है GS निकला है, मगर लास्ट ईयर मेरा CSAT की वजह से रह गया। तो CSAT एक मुझे लगता है सबसे बड़ा एक रोड ब्लॉक है जो एक्ट करता है प्रीलिम्स क्लियर करने में, क्योंकि CSAT को हम तैयारी नहीं करते, और अब CSAT काफ़ी मुझे लगता है UPSC डिफ़िकल्ट करता जा रहा है जी। तो इसलिए उसके ऊपर मुझे लगता है फोकस करना चाहिए। बाकी अब थोड़ा UPSC बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल पूछने लगा है प्रीलिम्स में, जिसमें आपको मतलब एग्जैक्ट फैक्ट्स हैं पता होने चाहिए, तो तभी जो है आपके चांसेस बढ़ेंगे। अच्छा। जैसे अगर ट्रेंड है UPSC का चेंज हो गया, जैसे पिछली बार सिर्फ 75 थी कट ऑफ जी। जनरल की, प्रीलिम्स में 75 थी, मगर इस बार 95 से ऊपर गई हो। अच्छा। क्योंकि पैटर्न जो है एकदम से UPSC ने चेंज कर दिया, तो लोग उस माइंडसेट से गए होंगे कि अच्छा 75 है, चलो 80 तक हो जाएगी, तो उनके आ रहे होंगे 80 मार्क्स तक भी, तो वो खुश होंगे। अच्छा। मगर जब पैटर्न जैसे ही चेंज हुआ तो उसकी वजह से कट ऑफ बढ़ गई प्रीलिम्स की। अच्छा और मैं फिर इसके बाद फ्री हो जाता है, फिर मेंस के लिए क्या अप्रोच थी, कैसे आपने इसके लिए? मतलब तैयारी तो पहले ही करनी पड़ती है इंटीग्रेटेड, क्योंकि 3 महीने में तो बिल्कुल टाइम नहीं होता, चीज़ों को रिवाइज ही कर लो तो वही काफ़ी होता है जी। तो इसलिए पहले से इंटीग्रेटेड तैयारी साथ साथ करनी चाहिए। मतलब मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी एक साथ करो, और फिर प्रीलिम्स से कुछ महीने पहले सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ना चाहिए। अच्छा तो कोचिंग का क्या रोल होता है? कोचिंग आपने ली सर पढ़ाई? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मगर जैसे अगर कोई कोर्स है कि कोई चीज़ है तो वहाँ पर वो मैंने कोई ऑनलाइन क्लासेस ले ली या ऑनलाइन कोई कोर्स खरीद लिया, वैसे कोई कोचिंग नहीं ली, सेल्फ स्टडी से ही मैंने। लगभग कितने सालों से आप इसमें हैं? मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, तो मैंने एग्जैक्टली ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में शुरू कर दिया था। तो कितने साल है, मतलब अब चौथा साल चल रहा है। क्या मैसेज रहेगा स्टूडेंट के लिए? मेरा तो बस यही मैसेज रहेगा कि एक जो अभी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि पहले तो CSAT को इग्नोर मत करो,
जी। अगर आपको करना है तो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, आप सीसैट आपके 2 साल खा जाएगा। जी। और दूसरा, अगर कोई नया आना चाहता है तैयारी करने, तो मुझे लगता है कि हम्म। काफ़ी ओवर ग्लोरीफाई कर दिया गया है एग्ज़ाम को, हाँ। वेब सीरीज़ वगैरह इन सब से। तो बस ये कहूँगा कि देखो, आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो। आप इतनी बड़ी उसमें आ रहे हो सर्विस में, तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो, सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स देखो कि अगर आप तैयारी करते हो, अपनी जॉब छोड़ते हो, क्या करते हो, तो क्या क्या इसके इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसके बाद फिर जो है आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेकर फिर आप इस तैयारी में आओ। तो मैं, जो नए लोग आना चाहते हैं उनको तो मैं यही कहूँगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जो मैथ्स भी आपका फर्स्ट था। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, हाँ। मेंस फर्स्ट था, अच्छा, mains first। अटेम्प्ट हाँ अटेम्प्ट सेकंड था। अच्छा। कैसा रहा पेपर में? अच्छा हो गया, कंप्लीट हो गया यहीं से। क्या आपने इसका लेवल देखा, कैसा लेवल लगा? मुझे तो ठीक लगा। ठीक लगा। अच्छा। हाँ, कुछ 1-2 जगह हाँ, बट इट वाज फाइन ओवरऑल। अच्छा। कौन से सब्जेक्ट में ऐसा लग रहा था कि सवाल जिसमें डाउट हो रहा था ज़्यादा? ऐसा तो मुझे कोई नहीं लगा, थोड़ा थोड़ा सा अपने आते ही था पढ़ा हुआ। पिछले सालों के जो पेपर थे उससे क्या बदलाव इसमें ट्रेंड में देखा है? ऐसा तो कुछ नहीं था, मतलब सब स्टैटिक करंट सब प्रॉपर। और इसमें टाइम मैनेजमेंट का क्या कैसा रहा आपका? टाइम मैनेजमेंट मेरा तो ऑन द स्पॉट पूरा लास्ट मोमेंट पे कंप्लीट हुआ है, तो मेरा टाइम के साथ इशू रहता ही है। पेपर लेंदी लगा आपको? हाँ, मतलब ठीक ठाक था। हाँ। वो मेरे लिए हमें हर पेपर ही लेंदी होता है। अच्छा मैम, तो मतलब दूसरा अटेम्प्ट था, पहला मैच था आपका, तो क्या कैसे तैयारी की कि प्री के लिए खासकर कैसे प्री आपने? प्री के लिए मैंने इस बार PYQ पे ज़्यादा फोकस किया था और सी साइड पे, जी। क्योंकि लास्ट टाइम वो मेरे दोनों मिस हो गए थे। जी। तो ऐसा कुछ PYQs और बार जितने क्वेश्चन हो सके वो प्रैक्टिस। PYQ पे विशेष ध्यान देना। हाँ जी, रिविजन जो भी रिवीजन। स्टैटिक बुक्स हैं। अच्छा, तो ये कब से आपने PYQ लगाना शुरू कर दिया? कब से, इसका तो मुझे आइडिया नहीं आएगा, 2-3 महीने पहले से। अच्छा। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत वैसे देखा तो था ही पहले से, बट प्रॉपरली उनके ऊपर फोकस करके। सी सेट के लिए क्या अप्रोच थी? सी साइड के लिए मैंने एक्चुअली एक अपना वो स्ट्रॉन्ग कर लिया था, कॉम्प्रीहेंशन, जी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। जी। मैथ्स मेरा ठीक ठाक सा है, तो उस पर इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी। जी। तो मतलब मैंने टारगेट रखा था कि जितने क्वेश्चन, मतलब इतने मिनिमम क्वेश्चंस मैं करके आऊँगी जी। कि मैं एक सेफ लेवल पे चली जाऊँ। अच्छा। और फिर थोड़े बहुत गलत भी होते हैं तो फिर हाँ, तो मैंने अपने एक्यूरेसी पे काम किया। एक्यूरेसी पे ध्यान दिया। अब फिर इसके बाद मेंस की बात आ जाती, तो मेंस के लिए कैसे आपने तैयारी की और आंसर राइटिंग का विशेष ध्यान देना होता है, हाँ, तो कैसे किया है? मैंने मेंस के लिए PYQs पे फोकस किया था ज़्यादा। जी। और टेस्ट सीरीज़ मैंने ऐसे ज्वाइन नहीं करी थी, जी। मैंने ऑनलाइन ही जो एनरोल भी नहीं, मतलब जो फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनमें एनरोल करके। अच्छा। कोचिंग का क्या रोल होता है? आपने कोचिंग ली या सेल्फ नहीं, मैंने कोचिंग नहीं लिया, मैंने सेल्फ स्टडी करी। पढ़ाई की? अच्छा, तो कितना समय दे पाती थी पढ़ाई के लिए एवरेज? 7 से 8 घंटे 7 ऑन से 8 एवरेज। हाँ, किसी दिन ज़्यादा और किसी दिन थोड़ा कम भी हो जाता है। आंसर राइटिंग प्री के साथ ही आपने स्टार्ट की थी कि कुछ समय? हाँ, प्री पे मैंने पहले फोकस किया था, जी। उसके बाद थोड़ा कंफर्टेबल हो गई मैं, तो फिर मेंस के ऊपर धीरे करके, हाँ। और फिर प्री के बाद प्रॉपर पूरा फोकस आंसर राइटिंग पेपर 3 के लिए कैसी अप्रोच थी, क्या है इसमें? पेपर 3 के लिए ऐसा कोई डिफरेंट अप्रोच तो नहीं थी, इसमें जी। थोड़ा करंट ओरिएंटेड ज़्यादा रहता है, जी। तो वो सब था, डेटा फैक्ट्स जी। और वो सब एग्जाम्पल्स वगैरह। अच्छा, करंट अफेयर्स को कैसे आपने इकट्ठा देखा है लास्ट में कि डेली वाइज? मैंने मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स फॉलो करी हैं। मंथली। अच्छा, तो इसके लिए क्या सोर्स यूज करते थे आप? मैंने विजन IAS की करंट अफेयर मैगजीन्स यूज़ करी है मंथली। अच्छा। क्या मैसेज रहेगा स्टूडेंट के लिए, क्या कहना चाहेंगे? कि इसमें मेहनत लगती है, डेडिकेशन चाहिए होता है, और अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको करना है तो फिर अपना 100% दीजिए। बहुत